हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। हम लोग चलेंगे अब डीसी मोटर में पिछले दिनों बल, गुण, टार्क और पावर, ये सब कितना डेवलप होगा, उनका फार्मूला क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसके गति, अभिलक्षण और अन्य बातों पर चर्चा करेंगे कि उसकी गति कैसे नियंत्रित होगी या गति कैसे विपरीत की जा सकती है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। डीसी मोटर के घूमने की दिशा बदलना। ये हमारी डीसी मोटर है। सपोज कर लीजिए ये पोल है, ये आपका आर्मेचर है, यहाँ से कनेक्शन है, ऐसे यहाँ गया हुआ है। यह है आपका टर्मिनल, यह है आर्मेचर और ये है पोल, ये भी पोल है। तो अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो या तो जो ये पोलों पर वाइंडिंग चढ़ी हुई है, ये पोलों पर जो वाइंडिंग, इनको एक्साइट करने के लिए ये वाइंडिंग चढ़ी हुई है, या तो इनकी ध्रुवता बदल देंगे तो मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी, अथवा आर्मेचर में उसकी ध्रुवता बदल देंगे। जैसे इधर कार्बन ब्रश लगे हैं और इधर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, तो इनकी ध्रुवता आपस में बदल दिया जाए। जैसे ये वाली सप्लाई जो है यहाँ आ रही है, ये इधर जोड़ दिया जाए और इसे यहाँ जोड़ दिया जाए, अथवा जब इन तारों को जो है खोलकर यहाँ से इसको हटाकर इसमें जोड़ दिया जाए और इसे इसमें जोड़ दिया जाए, तो इनकी ध्रुवता बदल जाएगी आर्मेचर की और मोटर के घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। यदि वह क्लॉकवाइज घूम रही थी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी तो वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। तो केवल दो तरह से हम लोग जो है मोटर के घूमने की दिशा को चेंज कर सकते हैं, या तो फील्ड की पोलरिटी को चेंज करके इसके जो है चाहे ध्रुवता कहेंगे उसे बदलकर, अथवा आर्मेचर की पोलरिटी या ध्रुवता को बदलकर। और यदि दोनों की ध्रुवता एट ए टाइम बदल दिया जाए, यानी आप कहें टर्मिनल बॉक्स से ही आप जो है फेज, और ये मोटर है तो मोटर में आपकी सप्लाई आएगी और जाएगी ऐसे। तो अगर यहीं से अगर तार आप खोल कर चेंज कर दें, इसको इसमें जोड़ दें और इस तार को इसमें जोड़कर, ऐसे जो है सप्लाई आप यहाँ से सप्लाई जो आपकी है सप्लाई भी वोल्ट की, इसे आप इसके सिरे पलट दें तो क्या होगा कि चूँकि ये जो है स्व उत्तेजित है, इस टाइप से है, समस्रोत उत्तेजित है, तो इसकी भी ध्रुवता बदल जाएगी और इसकी भी ध्रुवता, यानी फील्ड वाइंडिंग में भी ध्रुवता बदल जाएगी और आर्मेचर में भी ध्रुवता बदल जाएगी। तो मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही थी उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी, फिर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो लिख लें डीसी मोटर के घूमने की दिशा बदलना। तो लिख लें आंसर कि दो प्रकार से मोटर के घूमने की दिशा
चेंज की जा सकती है। पहला लिख लें सिर्फ फील्ड वाइंडिंग, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता को बदलकर दूसरा का लिखेंगे सिर्फ आर्मेचर की ध्रुवता को बदलकर। तीसरी पॉइंट लिख लें, ज़्यादातर मोटर के घूमने की दिशा बदलने हेतु आर्मेचर की ध्रुवता बदली जाती है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, यदि डीसी टर्मिनल सप्लाई से ध्रुवता को चेंज कर दें। क्या मतलब ये है बेटा कि ये वाला तार जो है, ये वाला तार अब सप्लाई आप ला रहे हैं, डीसी सप्लाई इसमें डाल रहे हैं मोटर में। ये मोटर है आपकी डीसी मोटर, इसमें आप सप्लाई डालेंगे। तो अगर ये तार आप जो है यहाँ जोड़ दिए और इस तार को आपने यहाँ जोड़ दिया, तो आप ये सोचेंगे कि हमने ध्रुवता बदल दिया तो अब मोटर उल्टे नाचने लगेगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्रुवता बदलते ही इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इसका भी डायरेक्शन माने ध्रुवता बदल जाएगी। क्योंकि ये समस्रोत उत्तेजित है तो इसका भी चेंज हो जाएगा और साथ में जो है आर्मेचर का चेंज हो जाएगा, यानी इस फील्ड का भी चेंज हो जाएगा, फील्ड की भी ध्रुवता चेंज हो जाएगी और आर्मेचर की भी ध्रुवता, इन दोनों की एक साथ बदल जाएगी। अतः मोटर पूर्व दिशा में ही घूमती रहेगी जैसे कि पहले घूम रही थी। तो ध्रुवता के चेंज कर दें, यहाँ से चेंज कर दें, अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फील्ड व आर्मेचर दोनों की ध्रुवता एक साथ
बदल दें तब मोटर पूर्ववत दिशा में ही घूमती रहेगी, चेंज नहीं होगा। अब हम लोग जो है मोटर के गति का नियंत्रण, डीसी मोटर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग उसके गति का नियंत्रण करते हैं। हम लोग निम्न गति से लेकर उसे उच्च गति पर चला सकते हैं। तो जहाँ पर ऐसे कार्यों का प्रयोग होता है जहाँ पर गति को घटाना है, बढ़ाना है या लोड के अनुसार गति को एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर हम लोग डीसी मोटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो डीसी मोटर का गति नियंत्रण अब देखते हैं हम लोग। तो आगे आइए, डीसी मोटर का गति नियंत्रण। ये तो घूमने की दिशा ऐसे आप करेंगे। अब इसके गति नियंत्रण की हम लोग बात करते हैं। तो लिखते हैं डीसी मोटर के गति का नियंत्रण। का गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल हम करेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो वो कैसे करेंगे? तो हम लोग जो है गति के लिए फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा पिछले दिनों कि हम लोग जानते हैं कि EB बराबर, हम लोग जानते हैं बेटा कि बैक EMF EB बराबर होता है फाई जेड NP। आपको लिखाया गया, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 60A वोल्ट होता है। यहाँ से यही गति N है। इसको अगर हम लोग जो है चेंज करें तो आप देखें क्या हो जाएगा। N बराबर हो जाएगा, N बराबर तब हो जाएगा EB गुणे 60A बटे फाई ZP, इतना हो जाएगा। देख लें, मोटर की गति N बराबर, यहाँ भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा तो EB गुणे इतना, ऐसे हो गया। अब देखें, ये इतना जो है कांस्टेंट है, इसे क्या कहेंगे? ये कांस्टेंट है। 60 आपका स्थिर है, ये समांतर पथों की संख्या है। जेड जो है कंपनी ने जो इतने चालक लगा रखे हैं इस मोटर के आर्मेचर में, उतना जो है आपके चालक की संख्या जेड वो फिक्स है। पी पोलों की संख्या, जितने पोल आपके 2 पोल 4 पोल जितने लगा रखी है कंपनी, वो पोलों की संख्या भी फिक्स है। तो जितने को मैंने घेरा है, इसे अगर कांस्टेंट मान लें कि ये स्थिरांक है, के है, तो यही बराबर हो जाएगा। अब इतने के जगह पर अगर के रख दें तो KEB अपान 5 हो जाएगा। तो ये सब तो कांस्टेंट है। और हम लोग जानते हैं कि EB बराबर भी आगे पढ़ेंगे हैं हम लोग कि इस मोटर में जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज भी देते हैं, यहाँ से भी वोल्ट देते हैं, जिसका आप सर्किट डायग्राम भी ऐसे पढ़े हुए हैं। देखिए, ऐसे सर्किट डायग्राम आपने बनाया, ये आपका आर्मेचर हो गया और आर्मेचर से धारा ऐसे आई और ये आ गई शंट फील्ड में ऐसे, और यहाँ से आपने भी वोल्ट की सप्लाई दे दिया ऐसे। धारा आई
यहाँ IA हुआ, I इसका प्रतिरोध RA और इसमें EB। तो वोल्टता का आप जब समीकरण लिखते हैं तो दिया ये V वोल्ट आप यही इसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं वोल्टता का समीकरण, या V बराबर तब लिखेंगे, V बराबर होता है EB प्लस IA RA। ये EB है, EB सप्लाई वोल्टेज V बराबर क्या हो गया, EB, और ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा I गुणे RA। ये जितना वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा इसका प्रतिरोध ये, और ये EB जितना बैक EMF उत्पन्न होगा ये दोनों को जोड़ देंगे तो दिए गए वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से V बराबर EB इतना लिख देंगे, अथवा अगर यहीं से आप पक्षांतर करें बेटा तो आप देखें EB बराबर हो जाएगा, अगर पक्षांतर करें तो EB बराबर हो जाएगा V माइनस IARA। ये देखें ना, EB के जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो मोटर का हम लोगों का सर्किट डायग्राम है उसमें ये फार्मूले आपको बताए गए हैं। इतना बराबर फिर लिखाया गया है कि ISH यहाँ का हो गया, इसमें धारा ISH आ रही है, इसका प्रतिरोध RSH है, तो आपने लिखा ISH गुणे RSH, ऐसे लिखा बेटा। तो हम लोग अगर इतना ले लेते हैं, इतना लेते हैं तो यहाँ से EB बराबर हो जाएगा V माइनस IARA। तो अगर इस फार्मूले में हम लोग रख दें तो आप देखेंगे कि इस तरह से हो जाएगा, N बराबर K अगर इसको रख दें और EB रख दें, या EB के जगह पर रख दें K इंटू या कोष्ट में रख दें V माइनस IARA, ऐसे बेटा, और बटे में आपका देखिए है 5, तो बटे में 5 रख दें। तो एक देखिए मोटर के गति का फार्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, EB के जगह पर V माइनस IARA रख दिया, तो V माइनस IARA के पहले से था, कांस्टेंट है, इतना जितने को सर्किल में घेरा, बटे में 5, बटे में 5। अब ये EB के जगह पर जब हम लोगों ने ये मान रखा RA, तो RA जो है हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन अगर सीरीज में लेंगे तो सीरीज में यही हो जाएगा RA और RSC का एक तरह से योग हो जाता है। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि N समान अनुपाते EB है। देखिए न, N समान अनुपाते क्या है, EB है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि N समान अनुपाते V माइनस IARA। हम लोग कह सकते हैं N समान अनुपाते V भी है और N समान अनुपाते 1/फ्लक्स फाई है। पढ़ेंगे कि मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, फ्लक्स ज़्यादा तो मोटर की गति कम हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, देख लें। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको दिख रहा है कि मोटर की, किसी भी मोटर की गति जो है वो जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा, V का मान ज़्यादा होगा, उतने जो है हमारे मोटर की गति अधिक होगी। तो N समानुपाते V हमने लिख दिया। ऐसे ही माइनस IARA, ये क्या है, वोल्टता पाथ है, रेजिस्टेंस। V बराबर IR फार्मूला होता है, V बराबर IR। इसका मान जितने कम होगा तो कम घटेगा, तो मोटर की गति ज़्यादा होगी। तो इसका मान कम होने पर
कम होने पर, यानी इसे आप कहेंगे आर्मेचर वोल्टतापात कम होने पर मोटर की गति अधिक हो जाएगी। ये आर्मेचर वोल्टतापात, इसे क्या कहेंगे? आर्मेचर वोल्टतापात। और ये आर्मेचर वोल्टतापात कम होगा तो कम घटेगा, तो n का मान ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही फ्लक्स के विलोमानुपाती है मोटर की गति। फ्लक्स ज़्यादा निकलेगा चुंबक से तो मोटर की गति कम हो जाएगी। ये है। तो इनके आधार पर मोटर के गति की नियंत्रण की हम लोग 3 विधियां निकालते हैं। पहला विधि क्या निकालेंगे कि आप ये कहेंगे कि फ्लक्स नियंत्रण विधि। दूसरा आप कहेंगे ये आर्मेचर है तो आर्मेचर नियंत्रण विधि। तीसरा है वोल्टता नियंत्रण विधि। इन तीनों के आधार पर 3 विधियां हो गई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अगली पॉइंट कि इस प्रकार मोटर के गति नियंत्रण की 3 विधियां हैं। पहला हो गया बेटा आपका फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड से ही फ्लक्स फाई आपका नियंत्रित होगा, तो फील्ड नियंत्रण विधि। दूसरा का आपका हो गया आर्मेचर नियंत्रण विधि। और तीसरा आपका हो गया सप्लाई वोल्टेज या वोल्टता नियंत्रण विधि। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रकार से मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्य जो मोटर की गति होती है, अगर पॉइंट आप लिखना चाहें तो पहली पॉइंट में आप लिख लें कि निम्न गति 1000 आरपीएम से कम, 1000 आरपीएम से कम पर चलेगी तो उसे हम लोग कहेंगे निम्न गति मोटर है। निम्न गति मोटर। दूसरा बेटा मध्यम गति, मध्यम गति जो है वह 1000 से 2000 आरपीएम, तब इसे कहेंगे मीडियम गति मोटर है। और तीसरा आप लिखना चाहें तो लिख लें उच्च गति मोटर।
2000 आरपीएम से अधिक गति को कहेंगे उच्च गति मोटर। तो इसके आधार पर, गति के आधार पर हम लोग मोटर को निम्न गति मोटर, मध्यम गति मोटर और उच्च गति मोटर ऐसे भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग गति को कैसे नियंत्रित करेंगे, निम्न गति या मध्यम गति या और उच्च गति करना है, या फिर वैसे भी हमारे कार्य के अनुसार हमें आवश्यकता है कि मोटर की गति को हमें इतना रखना है, तो उसके लिए ये आपने देखा कि हम सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित करके मोटर की स्पीड, यानी स्पीड है, आरपीएम है, चक्कर है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स को नियंत्रित करके कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टतापात, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप को कम करके हम मोटर की गति को बढ़ा सकते हैं और वोल्टतापात अधिक करके हम मोटर की गति को कम कर सकते हैं। तो इसे कहेंगे आर्मेचर नियंत्रण विधि, इसे कहेंगे फ्लक्स नियंत्रण विधि, फील्ड अथवा फ्लक्स नियंत्रण विधि। तो पहला हम लोग लिखते हैं फ्लक्स नियंत्रण विधि। पहला हम लोग क्या ले लें, फ्लक्स नियंत्रण विधि। पहला आप ले लेते हैं फ्लक्स नियंत्रण विधि। फ्लक्स कंट्रोल मेथड ले लें। या फिर कहेंगे फील्ड नियंत्रण विधि। तो अगर इसका हम लोग देखें तो पहले 2 पॉइंट आप देख लें कि डाइवर्टर हम लोग लगाएंगे और रेगुलेटर लगाएंगे। अपसारक, डाइवर्टर को अपसारक कहते हैं, इस टाइप से हम लोग जो है, और रेगुलेटर को नियामक कहते हैं। तो वो सब हम लोग प्रयोग करेंगे। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग फ्लक्स को नियंत्रित करेंगे। कैसे करेंगे ये आपका देख लें बेटा। ये हो गया आर्मेचर। सर्किट डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना लें, ये चित्र बना लें। ये हो गया आपका आर्मेचर। ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। और फिर इसी फील्ड वाइंडिंग में हम लोग जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे। ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर और फिर यहाँ से हम लोग सर्किट पूरी कर देंगे। ये ऐसे यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई डाल देंगे। इसको हम लोग RC कह दें, रियास्टेट कंट्रोल या रियास्टिक कंट्रोल, या वेरिएबल प्रतिरोध कर दें इसको। चर प्रतिरोध, RC। रियास्टिक कंट्रोल, तो यहाँ से ये हमारा
चर प्रतिरोध है, वेरिएबल प्रतिरोध है। और जब वेरिएबल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो इसी को अपसारक या अपसारक कहते हैं। कुल मिलाकर अब आपने देखा कि अगर यहाँ से V वोल्ट की हम सप्लाई देते हैं तो धारा का इधर विभाजन हो जाएगा। अब देखिए ये आर्मेचर के समांतर क्रम में आपका ये एक वेरिएबल चर प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसे आपका रियोस्टेट है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग जो है इस शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, शंट फील्ड वाइंडिंग के किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे इस रेजिस्टेंस का मान, इस तीर को यहाँ नीचे लगा देंगे तो देखिए आपके शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ते ही ISH का मान कम हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ISH का मान कम हो जाएगा, यानी जब इसमें से कम धारा निकलेगी, बहेगी, तो फ्लक्स फाई भी हमारा इससे कम निकलेगा। तो इस तरह से आपने पढ़ा है कि n विलोमानुपाते फ्लक्स है तो हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। और फ्लक्स का मान ज़्यादा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे और ऊपर उठा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट जाने लगेगी, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा। तब हमारा जो है स्वाभाविक फ्लक्स ये हमारा शंट उत्पन्न करेगा या शंट फील्ड वाइंडिंग उत्पन्न करेगी। तब मोटर अपनी निर्धारित गति पर चलेगी। तो मोटर की जो निर्धारित गति क्या होती है बेटा, वो बिना लोड के और बिना किसी नियंत्रण के मोटर जिस गति पर चलती है उसे मोटर की जो है नियमित गति या निर्धारित गति कहते हैं। तो उस गति पर ये चलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो हम लोग फ्लक्स नियंत्रण विधि अपनाएंगे तो फ्लक्स हमारा ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसके फ्लक्स को नियंत्रित। और ऐसे ही आपका अगर ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो शंट मोटर के लिए हो गया, ये शंट मोटर के लिए हो गया। ऐसे ही आपका अगर ये आर्मेचर हो, चित्र आप बना लें, और ऐसे जो है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ लगी हो, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऐसे आपकी लगी हो और ये सीरीज मोटर हो ऐसे, और यहाँ से V वोल्ट की आप सप्लाई दे रहे हों, V वोल्ट की DC सप्लाई यहाँ से आप डाल रहे हैं मोटर में, तो अब धारा I चलेगी। ये सीरीज मोटर हो गया। तो सीरीज मोटर में अब क्या करेंगे, डाइवर्टर लगा देंगे। इसमें डाइवर्टर लगा देंगे, देखिए ना ऐसे, यहाँ से और ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर जो है ऐसे जोड़ देंगे। अब क्या होगा कि अब धारा जो है, जो आएगी धारा,
वो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, इसमें जो धारा बहेगी उसे ISE कहेंगे, इसके रेजिस्टेंस को RSE कहेंगे, इसमें EB उत्पन्न होगा, इसमें IA आएगा और ये RA हो जाएगा। लेकिन जो धारा I अब आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे ऐसे, यहाँ पर हम लोग जो है अब इसे घटाते बढ़ाते रहेंगे, ऐसे तीर द्वारा इसको जोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोगों का जो है धारा यहाँ से आएगी और इस रास्ते से होते हुए ये ऐसे जो है अपना परिपथ पूरा करने लगेगी और सीरीज में धारा कम जाएगी, क्योंकि हम लोग अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कम रेजिस्टेंस का, यहाँ पर कम रेजिस्टेंस का यदि हम लोग जो है लगा दें समांतर क्रम में, तो क्या होगा, धारा जो है हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पथ से बेटा बहना चाहती है, इसलिए अब धारा जो है इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से कम बहेगी और इस रास्ते से ज़्यादा गुजरने लगेगी। तो इसे भी हम लोग जो है नियंत्रित कर लेते हैं, इसके या ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस पर हम लोग जो है ऐसे इसको चाहें तो अपना यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लें, या फिर जो है इसको ऐसे ले गए और यहाँ पर ऐसे ऐसे तमाम रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, और फिर इस भाग को ऐसे जोड़ कर ले जा रहे हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट। तो हम लोग ये प्रक्रिया जब करते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसे हम लोग जो है अपसारक कहेंगे, और जब जो है श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो उसे हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। तो इसे यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसे रेगुलेटर कहें, या रेगुलेटर की हिंदी होती है नियामक। ऐसे देख लें, ऐसे देख लें, रेगुलेटर क्या है, रेगुलेटर, रेगुलेटर की हिंदी है नियामक। तो जब बेटा लिख लें, जब उच्च वेरिएबल प्रतिरोध जब उच्च वेरिएबल प्रतिरोध, पूरा लिख देते हैं नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, उच्च वेरिएबल प्रतिरोध सीरीज में या श्रेणी क्रम में, वेरिएबल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब उसे रेगुलेटर या नियामक कहते हैं। रेगुलेटर कोष्ठ में नियामक, उसे रेगुलेटर रेगुलेटर कहते हैं, लिख लीजिएगा। ऐसे ही अपसारक यानी डाइवर्टर, डाइवर्टर की हिंदी है अपसारक। तो जब उच्च वेरिएबल उच्च वेरिएबल प्रतिरोध समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है,
तब उसे अपसारक कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अपसारक हो गया और ये जो है आपका इधर रेगुलेटर हो गया। तो कहने मतलब कि जब हमें फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र कुंडलन के फ्लक्स फाई को कम या ज़्यादा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं और उच्च वेरिएबल प्रतिरोध लगाकर हम लोग जो है इस फ्लक्स को नियंत्रित करते हैं। और हम लोग जानते हैं n समान अनुपाते 1/5 होता है। तो पहली पॉइंट हम लोग लेते हैं फील्ड नियंत्रण विधि, जिसका चित्र बेटा ये दोनों बन गया आपका फील्ड नियंत्रण विधि का। ये दोनों चित्र आपका बन गया है, ऐसे आप देख रहे हैं फील्ड नियंत्रण का दोनों का ये चित्र बना हुआ है। फील्ड नियंत्रण अथवा आप इसको फ्लक्स भी चाहे फील्ड कहें अथवा फ्लक्स नियंत्रण विधि ऐसे भी कह सकते हैं। तो फ्लक्स नियंत्रण विधि पहली हम लोग ले लेते हैं। फ्लक्स नियंत्रण विधि देखिए ये दोनों आपका हो गया शंट मोटर फ्लक्स नियंत्रण, लिख देते हैं फ्लक्स नियंत्रण ऐसे करेंगे। और ये सीरीज मोटर में अभी यहाँ फ्लक्स का नियंत्रण हम लोग कर रहे हैं। ये यहाँ सीरीज मोटर का ऐसे, सीरीज मोटर में क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में, यहाँ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और आप लिखे हैं डाइवर्टर कि जब उच्च वेरिएबल रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे डाइवर्टर कहते हैं। तो ये आपका डाइवर्टर हो गया। और यहाँ पर लिखे हैं रेगुलेटर यानी नियामक, जब उच्च वेरिएबल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में आपने शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो अब देखें क्या होगा कि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस या उसी को हिंदी में आप वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे या चर प्रतिरोध कहेंगे। आरसी उसी को मैंने लिख दिया, ये रेजिस्टेंस का चित्र बन गया ऐसे सिंबल। अब ये जो आपका पॉइंटर है बेटा, इसे आप ऊपर नीचे सरकाएंगे, नीचे से ला देंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो कुल आपके जो है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो धारा कम हो जाएगी, फ्लक्स भी कम हो जाएंगे। और अगर इस तीर को और ऊपर उठा दिया, यहाँ लगा दिया, तो पूरा रेजिस्टेंस हट जाएगा। अब सप्लाई यहीं से होकर ऐसे जाने लगेगी। तब आपका क्या होगा कि स्वाभाविक फ्लक्स जितना आपके मोटर में उत्पन्न होना चाहिए उतना उत्पन्न होगा। और जब उतना स्वाभाविक फ्लक्स उत्पन्न होगा तो मोटर की गति भी स्वाभाविक होगी। तो पक्का हो गया, यानी मोटर की जो स्वाभाविक गति है उससे उच्च गति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो पहली पॉइंट इसमें फ्लक्स नियंत्रण का ये चित्र दोनों हो गया, क्लियर हो गया। अब आप लिखेंगे पहली पॉइंट कि इस विधि द्वारा स्वाभाविक या सामान्य, स्वाभाविक या इस विधि द्वारा सामान्य गति से ऊपर की गति यहाँ पर देख लें, फ्लक्स का मान इधर कर देंगे,
फ्लक्स कम हो जाएगा और गति बढ़ जाएगी। तो लिख लें सामान्य गति से ऊपर की गति का नियंत्रण। तो इस तरह से बेटा इस विधि द्वारा सामान्य गति से ऊपर की गति ही नियंत्रित कर पाएंगे और जो इसकी सामान्य गति है उससे नीचे हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए चित्र के अनुसार। अगला पॉइंट आप इसमें दूसरा पॉइंट लिख लें। सेकंड पॉइंट इसकी लिख लें यन व्युत्क्रमानुपात फाई है, ये जानते रहें कि फ्लक्स का मान ज़्यादा होने पर। तीसरी पॉइंट आप लिख लें यह गति नियंत्रण की सबसे आसान विधि है। गति नियंत्रण की सबसे आसान विधि है। चौथा लिख लें मोटर की दक्षता घट जाती है इस विधि में बेटा। अगली पॉइंट मोटर का हार्स पावर यानी एचपी प्रभावित नहीं होता। मोटर की एचपी कोष्ठ में लिख लें शक्ति। शक्ति प्रभावित नहीं होती। अगली पॉइंट लिख लें बेटा इस विधि द्वारा मोटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अगली पॉइंट लिख लें इस विधि द्वारा कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला लिख लें इस विधि द्वारा सर्कन गति प्राप्त नहीं की जा सकती है। और ये आसान भी है और सस्ती विधि भी है। आसान और सस्ती यही एक साथ ही लिख लें, सस्ती विधि है। तो इस तरह से फ्लक्स का नियंत्रण या फील्ड का नियंत्रण हम लोग चाहे वो हमारी शंट मोटर हो चाहे सीरीज मोटर हो उसमें ऐसे और यहाँ पर ऐसे करके हम लोग रेगुलेटर अथवा डाइवर्टर लगाकर और हम लोग जो है क्षेत्र को नियंत्रण करेंगे या फ्लक्स का नियंत्रण करेंगे और
सामान्य गति से ऊपर की गति का ही नियंत्रण कर पाएंगे, सामान्य गति से नीचे की गति का नियंत्रण नहीं होता है। चाहे तो ये भी लिख लें, ऊपर की गति का नियंत्रण किया जाता है सामान्य गति से नीचे की गति का नियंत्रण संभव नहीं है। तो ये मेन पॉइंट्स रहे। अब उसके बाद गति नियंत्रण की 2 विधियां और हैं, उसके बाद वार्ड लियोनार्ड विधि भी है। तो उन सब का जिक्र हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत डिले हो रहा है, ओवर हो रहा है। अभी उन सब विधियों का वर्णन किया जाएगा तो 40-45 मिनट लग जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।